हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मस्ती इन 18 पर। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ सीटेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि आपका एग्जाम हुआ था 22 फरवरी 2015 को। दोस्तों, वीडियो शुरू होने से पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। दोस्तों, पूरे YouTube में अगर ऐसा सलूशन कहीं भी मिल जाए ना तो आप वीडियो को बिल्कुल भी मत देखना दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। दोस्तों, क्या कह रहा है कि 6251 और 6521 और 5621 में 5 के स्थानीय मानों का योगफल है। आपने जैसे ही स्टेटमेंट पढ़ा और दोस्तों मैंने जैसे कि बता रखा है कि ऑप्शन पर नज़र रखना बहुत ही ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? आपने जैसे ही ये स्टेटमेंट पढ़ा ना तो आपके सामने ए ऑप्शन और बी ऑप्शन तुरंत ही गलत हो जाएंगे। क्यों दोस्तों? जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि स्थानीय मान कैसे निकालते हैं। दोस्तों, जैसे मैंने कहा 5 का स्थानीय मान, आप मुझे बताओ, जैसे मैंने ये पकड़ लिया, इस पर नज़र पड़ी मेरी, इसमें देखो 5 का स्थानीय मान कितना होगा। मैंने कहा था 5 के नीचे 5 लिखना और देखना राइट हैंड साइड में कितने डिजिट हैं, 1 2 3, तो 3 डिजिट हैं, तो मतलब 3 जीरो लगा दिए। आप मुझे बताओ, इसी का केवल 5000 हो गया और मुझे शेष इसके भी स्थानीय मान और इसका भी स्थानीय मान निकाल के जोड़ना है। तो मुझे बताओ 5000 से ज़्यादा आएगा कि नहीं आएगा? 5000 से ज़्यादा आएगा तो क्या 550 हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं। क्या 15 हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं। तो 5550 और 50-50 सिर्फ दो ही ऑप्शन है जो 5000 से ज़्यादा हैं। तो चलिए दोस्तों, थोड़ा और आगे बढ़ जाइए। अब जैसे मैंने 6521 का मैंने स्थानीय मान निकाला 5 का, तो मैंने 5 के नीचे 5 लिखा। राइट हैंड साइड में कितने जीरो डिजिट हैं? 1 2, तो 2 डिजिट चिपका दिए। आप मुझे बताओ, इन दोनों को मैंने जोड़ा, इन दोनों को जैसे ही मैंने जोड़ा तो कितना आया? 5500। मुझे एक का और स्थानीय मान चाहिए। इसका मतलब जो भी आंसर आएगा वो 5500 से बड़ा आएगा। समझ? 5500 से बड़ा आएगा और ऑप्शन में नजर डालो, 5500 से बड़ा ऑप्शन डी तो हो नहीं सकता क्योंकि ये 50 दे रखा है, 5050 दे रखा है। समझ रहे? तो ऑप्शन सी की सही होना इसकी मजबूरी हो जाती है। दोस्तों, मैं बार बार वही कह रहा हूँ दोस्तों, जितना भी जरूरी है समय आपका ऐसे ही बचाया जा सकता है। दोस्तों, जितना क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट है ना दोस्तों, उतना ही सॉल्व किया करो। दोस्तों, क्वेश्चन को सॉल्व करते करते ऑप्शन पे नज़र रखना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, आप थोड़ा सॉल्व करो, ऑप्शन देखो। कई बार ऐसा होता है कि तीनों ऑप्शन गलत हो जाते हैं। दोस्तों, स्टेटमेंट पढ़ते पढ़ते एक ऑप्शन बचता है, उसकी सही होना उसकी मजबूरी हो जाती है। दोस्तों, तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। समझ में आया है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों, जिससे आने वाले वीडियो में आपका फायदा हो। दोस्तों, तो चलिए बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर और देखते हैं दूसरे क्वेश्चन क्या कहता है। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि -1 +2 -3 +4 -5 +6 -7 +8 -9 +10 ऐसे करके दिया गया। कितने तक? 1000 तक दिया गया, प्लस 1000 का मान है। ये दोस्तों बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आपने थोड़ा पढ़ा ना और आंसर आ जाना चाहिए कि 500 होगा। जीरो तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, ना 1 हो सकता है। बचे 2 ऑप्शन। इन 2 ऑप्शन में 2000 को भी हम रिमूव कर सकते हैं। देखना कैसे। आप मुझे बताओ, जब भी इस तरीके की सीरीज आए ना तो इस तरीके की सीरीज में कुछ ना कुछ छुपा जरूर रहता है। आप क्या करना, सबसे पहले 2 अंक डिजिट लेना, फिर 4 लेना, तो देखना कुछ ना कुछ जरूर बनना होगा। जैसे मैं कहूँ, मैंने क्या किया, 4 अंक ले लिए या मैंने 2 डिजिट ले लिए। पहले -1 + 2 क्या देगा? -1 + 2 क्या देगा हमारा? +1 का देगा, +1 देगा। अब देखो -3 +4 लिया, -3 +4 लिया तो कितना दे रहा? ये भी कितना देगा? +1 देगा। ऐसे ही मैं -5 +6 लूँगा तो भी +1 देगा, ये देगा। अब ध्यान से देखना, अब मुझे पता करना है कि कितना आंसर होगा। तो +1 +1 +1 आते रहेंगे। लेकिन आपको एक चीज़ सीरीज आपको समझ में आ रही होगी। जब मैंने 2 अंक लिए, 2 डिजिट लिए, पहला डिजिट दूसरा डिजिट, तब 2 डिजिट लिए तब मुझे 1 डिजिट का नंबर मिला। फिर मैंने 2 डिजिट लिए तब भी 1 डिजिट का नंबर मिला। टोटल मैंने ये कितने अंक लिए? 4 अंक लिए। 4 अंक लिए तो मुझे उसका आधा मिला। जैसे मैंने 4 नंबर लिए, 1 2 3 4, 4 का आधा कितना हुआ? 2। 4 का आधा 2, तो हमारा सम देखो कितना आ रहा? 1 और 1 2 आ रहा, ये 2 आ रहा। इतनी बात समझ गए। इसी प्रकार से आप मुझे बताओ, मैंने टोटल अंक कितने लिए? 1000 अंक लिए। और तो 1000 का आधा करेंगे तो टोटल 1000 का आधा कितना आएगा? 1000 का आधा 2000 तो आएगा नहीं, 2000 नहीं आएगा। तो 1000 का आधा साफ साफ दिख रहा है आपका कितना आएगा? 500 आएगा।
उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों ये आप समझ गए होंगे बहुत ही तरीके से, अच्छी तरीके से। दोस्तों जब भी इस तरीके की सीरीज आए ना तो आप शुरू से स्टार्टिंग कीजिए। आप पहले 2 अंक डिजिट लीजिए, फिर 3 लीजिए, फिर 4 लीजिए और देखिए उसमें कि क्या कुछ बन रहा है। कुछ बन रहा है तो आप आगे बढ़िए और देखना कि कितना सम दे रखा है, 1000 दे रखा है। जब मैंने 4 डिजिट लिए, -1 +2 -3 +4, तब 4 लिए तो मुझे आंसर कितना मिला? 2। अगर मैं 6 लेता तो आंसर हमें कितना मिलता? 3 मिलता, क्योंकि -5 + 6 क्या देगा? +1 देगा। ये जुड़ जाएगा तो कितना मिल जाएगा? +3। समझ रहे हो? 6 लिए तो 3 मिल रहा। ऐसे मैं 1000 लूँगा टोटल, तो 1000 लूँगा उसका आधा मिलेगा मुझे। 1000 का आधा कितना होता है? 500, जो कि ऑप्शन ए दे रखा है। समझ के बात को? 0 तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, क्योंकि +1 आ रहा है। एक ही अंक पे +1, दूसरे भी +1, सारे प्लस 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 बन आ रहे हैं ना, तो 0 और 1 तो होएगा नहीं। 1 से ज़्यादा होगा, 0 तो हो ही नहीं सकता। तो 2 ऑप्शन तो डायरेक्ट गलत हो जाएंगे बच्चे। ए और बी को मैं इस तरीके से गलत कर सकता हूँ, थोड़ा सोचोगे तो बी को गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन ए की सही होना इसकी मजबूरी हो जाती है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ दोस्तों क्वेश्चन नंबर दूसरा बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे की ओर और देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कह रहा है। दोस्तों आपके सामने तीसरा क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि 2 और 2/3 समकोणों में डिग्रियों की संख्या क्या होगी? समकोणों का मतलब समझ लीजिए। समकोणों का मतलब क्या होता है कि एक एंगल कितना होता है? 90 डिग्री। समकोण को क्या बोलते हैं? 90 डिग्री का अगर एंगल है तो वो क्या होता है समकोण होता है। इतना चीज़ समझ ली। लेकिन इस क्वेश्चन में पता ये भी हमको जानने की जरूरत नहीं है कि ये समकोण कितने डिग्री का एंगल होता है। हमको पता है, इसी से आंसर मिल जाएगा। 2 और 2/3, समझना ध्यान से। 2 लिखा और 2/3 में समकोणों की बात कर रहा है। 2 और 2/3 को जोड़ोगे ना तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 2 कितना हुआ? 8/3। और समकोण का जो भी एंगल होगा वो यहाँ आ जाएगा। ठीक है, यहाँ आने के बाद हमको आंसर मिल जाएगा। आप मुझे बताओ 8 का मल्टीप्लाई होगा, 8 इंटू समथिंग आएगा, 8 इंटू समथिंग बटे 3 आएगा। कुछ भी हो डिग्री समकोण का मतलब, अगर आप ना भी जानते हो तब भी इस ऑप्शन इस तरीके के क्वेश्चन को कर सकते हो दोस्तों। कैसे? आप देखो 8 का मल्टीपल होना चाहिए। अगर हमारा जो भी आंसर होगा वो 3 से डिवाइड होना चाहिए और 8 का मल्टीपल होना चाहिए। समझ गए? देखो 4 2 6, 7 2 9, 8 1 9, 2 1 3, सारे 3 से डिवाइड हो रहे हैं। साथ ही साथ देखो क्या 8 का मल्टीपल है? 8 का मल्टीपल होने के लिए वो संख्या 8 से कटनी चाहिए दोस्तों। अब देखना 240 8 से कटती है? बिल्कुल कटती है, ये ऑप्शन हो सकता है। 270 8 से कटता है? 8 3 24 और 30, नहीं कटेगा। 8 दूनी 16 और 2 18 20 हुआ, नहीं कटेगा 8 से। 8 दूनी 16 और 5 21, मतलब 3 ऑप्शन इतने पुअर दे रखे हैं कि ये 8 से कट ही नहीं सकते। ऑप्शन ए की सही होना इसकी मजबूरी हो जाती है दोस्तों। तो आप मुझे बताओ कि ना जानते हुए, मुझे पता नहीं कि समकोण कितने एंगल का होता है, अगर मुझको ये ना पता होता तब भी हम ऑप्शन के सहारा हम आंसर अपना मार सकते थे दोस्तों। अभी के लिए जान लीजिए कि समकोण कैसे कहते हैं। जिसका एक एंगल कितना होता है? 90 डिग्री होता है, वो क्या होता है? समकोण होता है। राइट एंगल ट्रायंगल बोल सकते हैं इसको। तो इतनी बात समझ गए। आपको अगर ये भी ना पता होता तो भी आप आंसर मार सकते थे। कैसे? 2 और 2/3 को जोड़ना था। 2 और 2/3, 3 दूनी 6 दूनी 8/3। इसका मतलब ये है कोई भी जो भी नंबर आएगा हमें 8 का मल्टीप्लाई होना चाहिए और 3 से डिवाइड होना चाहिए। 3 से डिवाइड होना चाहिए, 8 का मल्टीप्लाई 3 से डिवाइड, चूँकि सारे ऑप्शन हो रहे हैं। और 8 का मल्टीप्लाई देखो, 8 का मल्टीप्लाई ना बी दे रहा है, ना सी है, ना डी है। ऑप्शन ए की सही होना इसकी मजबूरी हो जाती है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये समझ में आया होगा। और वैसे अगर आप करना, देखना आंसर कितना आ जाएगा। आंसर देखना 8/3 गुणे जब 90 करोगे तो 3 3 9 30 हुआ, तो 8 गुणे 30 कितना हुआ? 240। सो ही हमारा ऑप्शन ऑप्शन ए सही हो जाएगा। समझ गए? इतना सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं दोस्तों। इसी तरीके से करोगे ना तो आपका समय बचा जा सकता है। इसी टाइप के क्वेश्चन को ना 2 सेकंड 1 सेकंड नहीं लगते दोस्तों, उड़ा देते हो। समझ गए? तो उम्मीद करता हूं दोस्तों क्वेश्चन नंबर तीसरा समझ में आया होगा। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर चौथे की ओर और देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर चौथा क्या कहने की उम्मीद कर रहा है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर चौथा क्या कह रहा है? बहुत ही आसान सवाल है। क्या कह रहा है कि रवि के पास 3 दर्जन चॉकलेट हैं। उसने उनका 1/3 भाग अपने पड़ोसी को, कितना व्यवहार है वाह। और क्या कह रहा है कि 1/6वां भाग रेहाना जी को और 1/4 भाग अपनी बहन को दे दिया। उसके पास अब कितनी चॉकलेट बची हैं? दोस्तों इस तरीके के क्वेश्चन ना जब से मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूँ 2019 से लेकर 2015 तक, हर एक सेट में ऐसा क्वेश्चन जरूर आया दोस्तों।
उम्मीद करता हूं दोस्तों इस क्वेश्चन पे आपकी पकड़ बहुत ही मजबूत हो गई होगी दोस्तों। और 31 जनवरी 2021 को जब ये क्वेश्चन आए ना तो आप उड़ा देना दोस्तों। तो चलिए बढ़ते हैं, क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। आपको पता ही है, मैं बार बार कहता हूं कि 1 दर्जन बराबर कितनी होता है, 12 क्वांटिटी होता है। तो रवि के पास 3 दर्जन है, मतलब 3 दर्जन चॉकलेट का मतलब क्या हो गया, टोटल चॉकलेट कितनी, 12 गुणे 3 मतलब 36 चॉकलेट है। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है कि उसने 1/3 भाग अपने पड़ोसी को दे दिया। अब बताओ 36 का 1/3 निकालना आपके लिए मजाक हो गया होगा। 36 का 1/3 निकालो, 1/3 का मतलब 1/3 काट दो, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 12 गुणे 1 कितना आया 12, समझ गए। तो 36 का मैंने 1/3 भाग कितना दे दिया पड़ोसी को दे दिया कितना 12। ठीक है, अब देखो क्या कह रहा है कि 1/6वां भाग रेहाना जी को दे दिया। अब 36 का 1/6 कितना होता है, 36 का 1/6 पता ही है कितना होता है, 6×4 36 कितना हुआ, 6 गुणे 1 6। अब देखो रेहाना जी को कितना दे दिया हमने, 6 चॉकलेट दे दी। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि और 1/4 भाग अपनी बहन को दे दिया। 36 का 1/4 कितना होता है, देखना 36 का 1/4 करोगे तो कितना आएगा 4×9 36। ये सब आपको मेंटली करना है दोस्तों, मन में करना है, लिख के नहीं करना है। तो 9 गुणे 1 कितना हो गया, बहन को सिस्टर को क्या दे दिया 9। आप पूछ ये रहा है कि उसके पास अब कितनी चॉकलेट बची हैं। आप मुझे बताओ, 12 दे दी, 6 उसने रेहाना जी को और 9 सिस्टर को, तो 12 6 18 और 9 27, टोटल 27 दे दी। अब बची कितनी, 36 में से 27 गया कितना हुआ 9। ऑप्शन ए के अलावा कोई सही हो ही नहीं सकता। 27 9 कितना होता है 36। तो उसके पास कितनी चॉकलेट बची प्रेजेंट टाइम पे, 9 चॉकलेट बची। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5वें की ओर और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5वां, क्वेश्चन नंबर 5वां क्या कह रहा है कि 6/5 में कितने 1/10 है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है दोस्तों। पहले मैं इसको बेसिक से बताता हूँ, इसके बाद ऑप्शन से देखना कितनी जल्दी उड़ जाएगा। जैसे मैंने कहा जो कहता जाए स्टेटमेंट वैसा करता जाए। 6/5 में कितने 1/10 है, तो आपको क्या लिखना, 6/5 में कितने, मान लीजिए n 1/10 है, समझ गए। अब n की वैल्यू निकालनी है हमको, n की वैल्यू निकालनी है तो क्या आ जाएगा 5 दूनी 10 और 2 ऊपर जाएगा तो n बराबर कितना आ जाएगा 12। ये तो हुआ बेसिक। अब मुझे बताओ n 1/10 कर रहे हो, n की वैल्यू क्यों ना हम ऑप्शन से उठा लें। अगर मैंने n की वैल्यू 8 रख ली यहाँ पे, तो 8 गुणे 1/10 इक्वल टू क्या दे रखा हमारा 6/5। तो 8 गुणे 1/10 हमको 6/5 अगर दे रहा है तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा, अगर नहीं दे रहा है तो ऑप्शन गलत हो जाएगा। जल्दी जल्दी करना। 8 गुणे 1/10 मतलब 8/10। 8/10 का मतलब समझे क्या होगा, 8/10 का मतलब क्या होगा, 2 चौको 8, 2 पंचे 10, 4/5 दे रहा है। 4/5 क्या 6/5 के बराबर है, नहीं है, तो ऑप्शन ए गलत हो गया। आप मुझे बताओ 5 उठा लो, 5/10 करोगे तो 1/2 आएगा, 1/2 आएगा तो ये भी गलत हो जाएगा। मुझे चाहिए 6/5। आप मुझे बताओ 12 करोगे तो 12/10 करोगे, 12 गुणे 1/10 मतलब 12/10, और 12/10 2 छंग 12, 2 पंचे 10, 6/5 दे रहा है। इसका मतलब ये है कि हमारा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, डी ऑप्शन गलत हो गया। दोस्तों इस तरीके के क्वेश्चन जब भी आए ना तो मेंटली करना दोस्तों, पेन चलाने की भी ज़रूरत नहीं है दोस्तों, ओरली करना और ऑप्शन से क्वेश्चन उठाना, ऑप्शन से आंसर उठाना। जैसे 8 1/10 है तो 8 1/10 का मतलब क्या, मुझे 6/5 देना चाहिए। इस तरीके के सोचोगे ना तो क्वेश्चन मात्र 2 सेकेंड भी नहीं लगेंगे दोस्तों, 2 सेकेंड में सॉल्व हो जाएगा दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6वें की ओर और देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 6वां क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6वां क्या कह रहा है कि 21 और 49 के बीच 7 के गुणजों का योगफल, बहुत सही, उसको भाग करिए 25 और 30 का सबसे बड़ा सार गुणनखंड बराबर है। सबसे बड़ा सार गुणनखंड का मतलब समझे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब एचसीएफ इसका निकालना 25 और 30 का। और क्या करना है कि 21 और 49 के बीच में जितने भी 7 के गुणनफल हैं उनको मुझे योगफल करना है। चलिए करते हैं। 7 21 के बाद क्या आता है, 7 21 और 7 चौको 28, और क्या करना 7 पना 35 और 7 छंग 42। यही तो है 7 की गुणज, 28 35 और 42, जो कि 21 और 49 के बीच में है। इनका मुझे क्या करना है, योगफल। अब बताना, इसको करना है भाग, डिवाइड करना है। डिवाइड किससे करना, 25 और 30 का सबसे बड़ा सार गुणनखंड, मतलब एचसीएफ। 25 और 30 का एचसीएफ आपको मुँह जबानी आना चाहिए। 25 और 30 देखना 5 से कट रहा है सीधा सीधा, 5 25 और 5 छक्का 30, आगे एचसीएफ आएगा नहीं, तो एचसीएफ कितना आ जाएगा 5।
HCF 5 आ गया तो मतलब 5 से भाग करना है, बस कुछ नहीं करना है। अब देखना जोड़ना 28 और 42 70 और 35 105। जब 105 को 5 से भाग करोगे तो कितना आएगा, 5 दूनी 10 और 5 एकम 5, मतलब ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6वां समझ में आया होगा, और समझ में आया हो ना तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7वें की ओर और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7वां हमारा क्या कहने की कोशिश कर रहा है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7वां हमारा क्या कह रहा है कि एक रेलगाड़ी एक स्टेशन से 6:14 AM पर चलकर अपने गंतव्य स्थान पर 13 घंटे 48 मिनट के पश्चात पहुंच जाती है। तो गंतव्य स्थान पर पहुंचने का समय है। बहुत ही आसान सवाल है दोस्तों, आपको करना कुछ नहीं, 6:14 AM पे 13 घंटे 48 मिनट जोड़ना है और आंसर आपका मिल जाएगा। बहुत ही सरल सवाल है, लेकिन ध्यान से रखना दोस्तों, ऐसे सवाल बार बार क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं और आगे आने की भी उम्मीद है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो आपको करना कुछ नहीं है, आपको 6:14 AM लिखना है, 6:14 पे चली और गंतव्य स्थान पर 13 घंटे 48 मिनट के पश्चात पहुंच जाती है। इसका मतलब ये है 13:48 जोड़ना है, 13:48 देखना कितना हुआ, 48 और 14 कितना हुआ, 62 लिख दिया, 13 6 19, मतलब 19 घंटा 62 मिनट पे पहुंची। अब इसको हम चूंकि 1 घंटा में 60 मिनट होते हैं तो हम 60 मिनट इधर कैरी कर सकते हैं। 60 मिनट जब मैंने इधर कैरी किया, देखो 62 मिनट कहीं ऑप्शन में दे रखा है, नहीं दे रखा ना, तो 1 घंटा कैरी करना ही पड़ेगा। तो 1 घंटा कैरी करोगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 20 और 60 यहाँ से चला जाएगा तो कितना बचेगा 0 तो 20 और बच के 20 घंटा 2 मिनट लगे, ठीक है। तो मतलब 20:02 पे पहुंची, 20:02 का मतलब समझे कितना हुआ, 8:02 PM पे पहुंची, समझे। 12 के बाद कितना जोड़ोगे 20 आ जाएगा, 8 12 के बाद 8 जोड़ोगे तो 20 आ जाएगा। इसका मतलब क्या होगा 8:02 PM पे पहुंच गई। ये ऑप्शन तीनों गलत हो गए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 7वां बहुत ही आसान था, जो कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा दोस्तों। इसमें कुछ नहीं होता है, रेलवे का टाइम आपको पता ही है, रेलवे का टाइम पता है, आपको देखना है कि 12 से कितना एक्स्ट्रा है, 12 के बाद 13 14 15 चल के 24 मिनट, 24 पे फिर 12 बचता है, फिर 1 2 3 4 5 6 ऐसे ही चलता रहता है, फिर 12 13 14 15 ऐसे चलता रहता है ना। तो इसी चीज़ को ध्यान रखना और क्वेश्चन बहुत ही आसानी से हो जाएंगे दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7वां बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 8 दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8वां क्या कह रहा है कि एक वर्ग का परिमाप 44 सेंटीमीटर है, बहुत बढ़िया। और क्या कह रहा है, एक आयत का परिमाप इस वर्ग के परिमाप के बराबर है, बहुत सही। अब क्या कह रहा है कि आयत की लंबाई वर्ग की भुजा से 5 सेंटीमीटर अधिक है। और क्या कह रहा है, वर्ग और आयत के क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में का योगफल है। बहुत ही आसान सवाल है दोस्तों, इस तरीके के सवाल बार बार रिपीट हो रहे हैं, खासतौर वर्ग और आयत का रिलेशनशिप आपको आना चाहिए। चलिए दोस्तों अगर ना आता हो तो मैं अभी 2 मिनट में रिवाइज करा दे रहा हूँ। आप मुझे बताओ वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4a, चारों साइडों का योग 4a। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर, ठीक है। आप मुझे बताओ आयत का परिमाप क्या होता वही चारों साइड का योगफल हो, लेकिन आयत के परिमाप में लंबाई और चौड़ाई अलग अलग होती है। तो इसका मतलब आयत का परिमाप क्या होगा, 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है। अब मुझे बताओ आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो दोस्तों रिवीजन हो गया। चलिए इस तरीके क्वेश्चन में जो कहता जाए ना क्वेश्चन वैसा वैसा करते जाइए और देखना क्वेश्चन कितनी आसानी से सॉल्व हो जाए। चलिए करता हूँ, देखना क्या कह रहा है कि एक वर्ग का परिमाप 44 सेंटीमीटर है, ठीक है। आपको वर्ग का परिमाप दे रखा है, इसका मतलब आपको क्या दे रखा, 4a बराबर कितना दे रखा, 44 सेंटीमीटर। तो यहाँ से मुझे a निकल आएगी, तो a बराबर कितना हो जाएगा, साइड निकल आई, a बराबर कितनी हो गई 11। ये साइड निकल आई तो क्षेत्रफल भी निकल आएगा, इसका काम खत्म हो गया, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि एक आयत का परिमाप इस वर्ग के परिमाप के बराबर है, ठीक है। आयत का परिमाप क्या होता है, 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई, और किसके वर्ग के परिमाप, वर्ग के परिमाप के बराबर है। इसका मतलब इसकी लेंथ कितनी दे रखी है, 44 सेंटीमीटर। सही तो है 44 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहाँ से देखना, यहाँ से लेंथ प्लस ब्रेथ लंबाई और चौड़ाई निकल आएगी। लंबाई और चौड़ाई कितनी होगी, लंबाई और चौड़ाई कितनी होगी, 2 से काट दो, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 कितनी होगी 22।
ये चीज़ समझ में आ गई। अब देखना आगे क्या कर रहा है। आयत की लंबाई वर्ग की भुजा से 5 सेंटीमीटर अधिक है। वर्ग की भुजा 11 है तो आयत की लंबाई 5 सेंटीमीटर अधिक है, तो 11 5 16, मतलब लंबाई कितनी होगी हमारी 16, लंबाई 16 है और वृत्त पता नहीं है, निकल आएगी यहाँ से, बताओ 16 और वृत्त कितनी होनी चाहिए जो 22 बना दे, तो 16 और 6, वृत्त का मतलब कितना हो जाए, चौड़ाई कितनी होनी चाहिए तभी तो 22 बनाएगा, तो 16 और 6, 16 लंबाई हो गई और 6 कितनी होगी चौड़ाई। देखो लंबाई कितनी 16 और चौड़ाई कितनी हो गई 6 हो गई, तभी 16 6 22 करोगे तभी तो 22 बनेगा, 16 में 6 जोड़ोगे तभी तो 22 आएगा। ठीक है, तो लंबाई और चौड़ाई कितनी होगी 16 और 6। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि वर्ग और आयत के क्षेत्रफल क्या होंगे। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर, भुजा कितनी है 11, 11 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 121। ठीक है, अब बताओ आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई कितनी है 16 गुणे 6, 16 छंग 96, क्षेत्रफल क्या होगा 16 गुणे 6 होगा, तो 16 छंग 96, 96 जोड़ोगे। अब मुझे पता यहाँ से पूरा नहीं जोड़ना है, आप देखो यूनिट डिजिट सब में अलग अलग है, यहाँ 9 है यहाँ 9 है, आप बताओ यूनिट डिजिट 6 और 1 कितनी आएगी 7 आएगी, 6 1 जब जोड़ोगे इसको तो लास्ट में कितना आएगा 7 आएगा। 7 चूँकि एक ही ऑप्शन में दे रखा है, एक ऑप्शन में दे रखा है, इसका मतलब ऑप्शन एक ही सही होना इसकी मजबूरी है दोस्तों, समझ रहे बात को। मुझे पूरा जोड़ने में टाइम नहीं लगेगा, लेकिन मैं पूरा क्यों जोड़ूँ जब मुझे इतने ही से काम चल रहा है। मैं कुछ पूरा जोड़ूंगा ना तो कुछ सेकंड का समय जाएगा, क्यों ना मैं उस कुछ सेकंड के समय को कहीं और उपयोग लाऊं, बड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं उसमें उपयोग करूं, इन छोटे छोटे क्वेश्चनों में क्यों समय व्यतीत करूं। जितने से मेरा काम चल रहा है ना बस उतना ही करना है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं क्वेश्चन नंबर 8 समझ में आया होगा। समझ में आया हो तो दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए दोस्तों। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 तो क्या कह रहा है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि 1,10,111 को 11 से भाग देने पर प्राप्त भागफल व शेषफल का योगफल है। बहुत ही ध्यान से समझिए, भागफल और शेषफल का योगफल है। कहने का मतलब ये है कि एक संख्या दे रखी है उसको मुझे 11 से भाग देना है। 11 से भाग देने के बाद जो भी भागफल आएगा ना और जो शेषफल आएगा उसको जोड़ के बताना है कि वो संख्या क्या होगी। अगर मुझे भागफल जोड़ दिया और शेषफल जोड़ दिया तो ऑप्शन में दे रखा होगा कि भागफल और शेषफल। ठीक है, आप देखना बहुत ही आसान से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आपको करना कुछ नहीं है, आपको 11 से भाग करना है। कौन सी संख्या है 1,10,111। आप देखना भाग देना तो आती है, बचपन का खेल है। 11 से काटेंगे, 11 एकम 11 पहली बार जाएगा, पूरा पूरा चला जाएगा, कट जाएगा तो यहाँ 0 बचेगा। अब यहाँ उतारा लोगे 0, क्योंकि ये सब खत्म हो गया। अब यहाँ लोगे 0 तो कटेगा नहीं 11 से, तो मुझे एक 0 और बनाना पड़ेगा, मुझे एक खींचना पड़ेगा। एक खींच लिया, अब बताओ 11 से क्या 0 एक कट जाएगा, नहीं कटेगा। अब मुझे एक 0 और लेना पड़ेगा। एक 0 मैंने यहाँ ले लिया तो मैंने एक यहाँ खींच दिया, एक मैंने यहाँ खींच दिया। अब देखना आंसर ना मुझे इतने मिल जाएगा। पूछो कैसे, आप बताओ 100 कहाँ आ रहा है, 100 देखना 100 कहीं आ रहा है, यहाँ 110, यहाँ 110, यहाँ 101, यहाँ 100। ऑप्शन डी के अलावा कुछ सही हो भी नहीं सकता दोस्तों। इतना आसान सवाल है, अगर ऑप्शन पे नज़र डालोगे ना तो ऑप्शन ए बी सी तीनों उड़ जाएंगे दोस्तों। आप बताओ शेषफल, चूँकि मुझे पता है लास्ट में एक ही देगा। देखो 11,000 लिखा है, 1100 को 111 लिखा है, 111 को 110 प्लस 1 लिख सकते हैं। 110 पूरा कट जाएगा, एक शेषफल आएगा। देखो करके देख ले रहे हैं, देखना अगर ना समझ में आ। 11 लिख दिया, आप देखो पूरा कट जाएगा, 11 एकम 11। ठीक है, ख़त्म। अब शेषफल लिया एक, ये शेषफल लिया। आप मुझे बताओ ये तो कटेगा नहीं, तो 0 ले लेंगे। अब कटेगा क्या, नहीं कटेगा। समझ रहे बात को। आप देखो ये कटेगा नहीं तो शेषफल एक ही रहेगा, आगे कोई संख्या है नहीं। आगे संख्या होती तो मानते। ठीक है, आप देखना, आप मुझे बताओ भागफल हमारा कितना आ गया 110 और शेषफल ये 1। लास्ट में 1 तो आएगा ही आएगा, शेषफल 1 है। ठीक है, अब देखो लास्ट में 1 आएगा और स्टार्टिंग में 100 आएगा। 100 देखो मुझे वहीं से पता चल गया था, बस मैंने इतना ही किया था ना, तब भी 100 पता चल गया था। तो ऑप्शन डी के अलावा सही नहीं हो सकता। इस तरीके के क्वेश्चन को ना एक तरीके से और कर सकते हैं दोस्तों। आप देखना 1,10,111 लिखा है, आप इस चीज़ को पता कैसे कर सकते हो। इस चीज़ को ना आप अगर ऐसे लिखना चाहते हो तो आप इस नंबर को ब्रेक करिए 11 के मल्टीप्लाई में। जैसे आपने ब्रेक किया 1,10,000 लिख दिया, 1,10,000 हो गया, प्लस 1,00,000 और प्लस 1, वही संख्या लिखी है। अब देखना इसमें 11 का भाग पूरा कट जाएगा, कितनी बार जाएगा 1000 बार जाएगा।
ये 1000 हो गया। इसमें देखो 11 का भाग कितनी बार जाएगा, 10 बार जाएगा, ये 10 हो गया। ये जाएगा नहीं, शेषफल एक ही रहेगा, तो टोटल हमारा कितना आ जाएगा, 1010 आया, 1010 आया। समझ गए बात को, कितना आएगा, ये 4 जीरो आएंगे, 3 जीरो नहीं, 4 जीरो ये लिखे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आएगा, ये 10 आएगा, शेषफल एक रह गई, तो कितना आएगा 100 और 10 आया, 110। देखो कहाँ पे आएगा, 110 में एक जोड़ना है शेषफल, क्योंकि भागफल 110 आया और ये एक कितना आ जाएगा, 111 आ गया। ऑप्शन डी के अलावा कोई सही हो ही नहीं सकता दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप पता क्या, थोड़ा पढ़ना, थोड़ा पढ़ो क्वेश्चन, थोड़ा सॉल्व करो, और ऑप्शन पे नज़र रखना बहुत ज़रूरी है। ऑप्शन पे नज़र रखी ना तो थोड़ा पढ़ोगे, थोड़ा करोगे, थोड़ा करने पर ही हमारा आंसर आ जाएगा दोस्तों। समझ गए। इस क्वेश्चन को ना ओरली कर सकते हो, आपको साफ साफ दिख रहा है कि 1,10,000 पूरा पूरा कट जाएगा, 1,10,000 मतलब शेष भागफल कितना आएगा, 10,000 जाएगा, 11 एकम 11, 4 जीरो, ठीक है। आप देखो 110 लिखा है, इसको 10 दाएँ जाएगा, 10 बार जाएगा तो 10 लिख दिया। अब बच्चा शेषफल एक, शेषफल तो एक ही रहेगा, एक शेषफल रहेगा तो सब में एक एक आना चाहिए लास्ट में। समझ गए। और कितना आ जाना चाहिए, 10,010 आना चाहिए, ठीक है। 10,010 किस में आ रहा, ऑप्शन 10,010 प्लस 1, 10,011, मतलब 2 जीरो आने चाहिए स्टार्टिंग में, 100 आना चाहिए। 100 आने के लिए मुझे ऑप्शन ए में 100 आ रहा, नहीं आ रहा, बी में आ रहा, नहीं आ रहा, सी में आ रहा, नहीं आ रहा, ऑप्शन डी के अलावा कुछ सही हो ही नहीं सकता दोस्तों। उम्मीद करता हूं दोस्तों क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 की ओर और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहने की कोशिश कर रहा है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10वां क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। विशेष तर्क के ध्यान दीजिए, ये कौन सा सही नहीं है। आपको 4 स्टेटमेंट दे रखे हैं, इसमें आपको चेक करना है कि हमें कौन सा सही नहीं है। इस तरीके क्वेश्चन मैं बार बार करवा रहा हूं दोस्तों। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्या कह रहा है, पहला स्टेटमेंट कह रहा है 3 घंटे 14 मिनट बराबर कितना होगा, 194 मिनट। देखो क्या सही हो सकता है, आप मुझे बताओ। 1 घंटे में 60 मिनट, ठीक है, 1 घंटे में 60 मिनट, तो 3 घंटे में 3 गुणे 60 मतलब 180 मिनट, 180 मिनट ये हो गए, और 14 मिनट और है, 180 और 14 कितने हो गए, 194 मिनट। चलो ये तो सही कह रहा है, इसका मतलब ये स्टेटमेंट सही है बिल्कुल। आपको छांटना कौन सा है कि कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, ठीक है। ये ऑप्शन सही हो गया। अब देखो अगले क्या कह रहा है, 2 किलोग्राम 30 ग्राम बराबर 2030 ग्राम, ठीक है। आपको पता है कि 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, ठीक है। तो 2 किलोग्राम में कितने ग्राम हो गए, 2000 ग्राम, ठीक है, 2000 ग्राम, ठीक है। और क्या कह रहा है, 30 ग्राम, 2000 ग्राम और 30 ग्राम टोटल कितना हुआ जाए, 2030 जो भी ग्राम में, ठीक है, 2030 ग्राम, बिल्कुल सही कह रहा है। इसका मतलब ये भी स्टेटमेंट सही है। आपको चेक क्या करना है कौन सा सही नहीं है। आप बताओ 3 लीटर, तीसरे स्टेटमेंट पे आते हैं, 3 लीटर 80 मिलीलीटर को इक्वल टू 380 मिलीलीटर। आप मुझे बताओ कि 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं, 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि 3 लीटर में कितने मिलीलीटर होंगे, 3 लीटर में 3000 मिलीलीटर होंगे, 3 लीटर में 3000 मिलीलीटर होंगे, ठीक है। 3000 मिलीलीटर प्लस 80 मिलीलीटर जब जोड़ेंगे तो कितना होगा, 3080 होगा, ठीक है। और यहाँ दे कितना रहा, 380 मिलीलीटर, जो कि सही नहीं है। यही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। मुझे दोस्तों ऑप्शन डी की तरफ जाना ही नहीं है। क्यों नहीं जाना है, देखो अगर सी सही हो जाता ना दोस्तों, अगर ऑप्शन सी सही होता तो ऑप्शन डी की तरफ जाते ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं जाते। लकली ऑप्शन सी सही नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि ऑप्शन सी सही हो जाता तो मुझे ऑप्शन डी पता चल जाता कि ऑप्शन डी 100% गलत होगा, समझे। यहाँ पे ऑप्शन सी गलत दे रखा है, अगर बाय चांस ऑप्शन सी सही होता तो ऑप्शन डी मार्क कर देते। समझ पा रहे हो दोस्तों, डी ऑप्शन को चेक करना ही नहीं है बिल्कुल भी। इस तरीके से ना समय बचा सकते हो दोस्तों। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 आपको समझ में आया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11वें की ओर और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11वां हमारा क्या कह रहा है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11वां क्या कह रहा है कि गुणनफल 102 × 201 में से क्या घटाया जाए कि आपको ताकि 19,999 प्राप्त हो। दोस्तों बहुत ही आसान सवाल है, पता 102 × 201 करोगे उसमें कुछ घटाना पड़ेगा जो कि 19,999 प्राप्त हो। ये ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें क्या घटाएं आप मुझे बताओ। मैंने ऑप्शन देखे ना तो मुझे ऑप्शन बी और ऑप्शन डी तुरंत गलत हो गए। क्यों गलत हो गए, अगर थोड़ी सी भी ना दिक्कत होती तो मैं ऑप्शन बी सी भी गलत कर सकता था। देखना कैसे,
आप मुझे बताओ 101 इंटू 201 करोगे तो लास्ट डिजिट क्या आएगी, 2 गुणे 1, लास्ट डिजिट 2 आएगी। ठीक है, अब 2 में मुझे क्या घटाना चाहिए कि मुझे यहाँ पे लास्ट डिजिट कितनी आ रही, 9 आनी चाहिए। अब मुझे बताओ 2 में क्या मैं 2 घटाऊंगा, 2 में अगर 2 घटाऊंगा लास्ट में तो 0 देगा, तो ऑप्शन गलत होगा। तब 2 में 3 घटाओगे, इसका मतलब 1 यहाँ से हासिल लेगा, हासिल लोगे तो 12, 12 में से 3 गया 9। सेम कंडीशन यहाँ बन रही है। तो 3 अगर ऑप्शन लास्ट डिजिट ना दे रखे होता ना एक में, तो ऑप्शन सी भी गलत कर सकता था। देखना सी और डी में से कोई सी गलत हो सकता था। अब देखना डी ऑप्शन, देखो 2 में से 1 घटाओगे तो 1 आया, मुझे चाहिए कितना 9। ठीक है, तो ऑप्शन बी और डी सवाल पढ़ते ही गलत हो गए। अब चलिए करते हैं सवाल पूरा, देखते हैं क्या कहता है। तो 102 गुणे 201 करना है, 102 गुणे 201 करना है। तो 102 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 102 को मैं 100 प्लस 2 लिख सकता हूँ। बहुत ही आसान सवाल है। अब देखो 201 को जब 100 में गुणा करोगे तो कितना आएगा, 2 जीरो और चिपक जाएंगे। ठीक है, और 201 डबल कितना होता है, 402, 402 और आ गया। ठीक है, 402 आ गया, 2 जोड़ोगे 0 5 मतलब 20 502 आ गया। अब बताओ 20 502 में मुझे क्या घटाना चाहिए ताकि मुझे 19,999 प्राप्त हो। ठीक है, ऑप्शन ए पकड़ता हूँ, 503 घटाओ, देखो क्या आ रहा है, 503 घटा रहे। अगर 503 घटाने पर मुझे ये मिल रहा है तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, अगर नहीं मिल रहा है तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। समझ पा रहे हो, एक ही चेक करना है, ज़्यादा चेक नहीं करना है। ठीक है, अगर मिल रहा है तो ऑप्शन ए सही, नहीं मिल रहा है तो ऑप्शन सी सही। समझ रहे हो। अब देखना इस तरीके से करोगे ना तो समय बच जाएगा। अब देखना 12 में से 3 गया 9, यहाँ बचा 9, 9 में से 0 गया 9, यहाँ बचा 4, इधर हासिल लिया 14, 14 में से 5 गया 9, यहाँ कितना बचा 9, यहाँ 1 बचा था 1 उतार दिया। देखो 19,999 मिल रहा है, इसका मतलब ये है कि ऑप्शन ए सही है। मुझे 102 इंटू 201 में 503 घटाना पड़ेगा, तब जाके मुझे 19,999 मिलेगा दोस्तों। अगर ये 503 घटाने पर 19,999 ना मिलता दोस्तों तो हमारा ऑप्शन सी सही हो जाता। क्यों सही हो जाता, क्योंकि मैंने 2 ऑप्शन देखते ही गलत कर दिए थे। बचे 2 ऑप्शन, एक गलत होता तो एक सही हो जाता। इसकी सही होना इसकी मजबूरी हो जाती दोस्तों। उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों समझ में आया होगा। समझ में आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ठोकते जाइए दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है दोस्तों। तो ये रहा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है कि 96 के सभी धनात्मक गुणनखंडों का योगफल है। ये ऑप्शन दे रखे दोस्तों, मेरी बात बहुत ही ध्यान से समझिए। ऐसा क्वेश्चन इस बार आने की उम्मीद है। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि मैं संक्षेप में लिखा दे रहा हूँ। संक्षेप में कहने का मतलब ये है, जब भी इस तरीके के फैक्टर आए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले क्या करना है, प्राइम फैक्टर निकालने। प्राइम फैक्टर का मतलब क्या हो, जो 2 की पावर हो, 3 की पावर हो और 5 की पावर हो, 7 की पावर हो, ऐसे समथिंग आपको क्या करना है, 96 का लासा निकालना है। 96 के फैक्टर करना है या लासा कर दो। ठीक है, तो 96 का लासा करोगे तो कितना आएगा, 2 चौको 8, 16 हुआ, दुर्वट 16। अब देखना 2 दूनी 4, 2 चौको 8, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छंग 12, 2 ती 6 और 3 एकम 3। समझ गए। अब देखना यहाँ पे देखो 2 की पावर कितनी आ रही है, 2 और 3 की पावर ही आ रही है। 96 के गुणनखंड निकालने सबसे पहले फैक्टर निकालने हैं। तो देखना 2 की पावर कितनी आ रही है, 1 2 3 4 5, 2 की पावर 5 और इंटू कितना आ रहा, 3 की पावर 1, 3 की पावर आई इकाई। सबसे पहले ये कर लेना। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि योगफल निकालना है। योगफल निकालने के लिए एक फार्मूला होता है। फार्मूला वो क्या होता है, जैसे सम निकालना है, सम निकालना है तो जैसे p, इसको p मान लो या q मान लो, p या q मान लो या a और b मान लीजिए। इसकी पावर को हम मान ले रहे हैं, जैसे 2 लिखा, 2 को मैं मान ले रहा हूँ a और इसकी पावर मान ले रहा हूँ p गुणे, और यहाँ 3 लिखा, इसको मैं मान ले रहा हूँ b, इसकी पावर मान ले रहा हूँ q। तो फार्मूला क्या होता है, a की पावर p प्लस 1 माइनस 1 अपॉन a माइनस 1। देखो 2 मल्टीप्लाई हैं तो 2 मल्टीप्लाई करना। देखना यहाँ पे देखो क्या होगा, b की पावर p प्लस 1 माइनस 1 अपॉन b माइनस 1। अगर 3 गुणनखंड होते, यहाँ पे मान लीजिए c की पावर r होता तो क्या होता, c की पावर r प्लस 1 माइनस 1 अपॉन c माइनस 1। ये बिना फार्मूला के भी हो सकता है। जब मैं वीडियो पढ़ाऊँगा ना दोस्तों, कभी भी मैं कॉन्सेप्ट आपको अगर पढ़ाऊंगा तो बहुत ही डीपली ले जाऊंगा दोस्तों, और आप देखोगे कि बिना फार्मूला के आंसर मार सकते हो दोस्तों। अभी मैं इसलिए नहीं बता सकता हूं दोस्तों क्योंकि समय बहुत कम रह गया हो, और मैं चाहता हूं कि आप जितना हो सके ना
उतना शॉर्ट्स में आप करते जाइए। एक फार्मूला ही तो रटना है यार, फार्मूला रट लो, कुछ नहीं रटना है। अगर समझोगे ना कभी तो समझना कि ये फार्मूला कहाँ से आया, मैं वो भी बता दूंगा दोस्तों। अभी देखना ध्यान से, आप देखना 2 की पावर 5 इंटू 3 लिखा है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 2 की पावर p प्लस 1 मतलब 5 प्लस 1 मतलब 2 की पावर 6। अब देखना 2 की पावर 6 माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 1 गुणा हो जाएगा। अब देखना यहाँ 3 की पावर कितना है 1 मतलब 1 प्लस 1 कितना होगा 2, 3 की पावर 2 माइनस 1 अपॉन यहाँ कितना आएगा 3 माइनस 1, बस यही तो करना है। अब देखना 2 की पावर 6 क्या तो होता है, 2 की पावर 5 तक तो आपको पता ही है, 2 की पावर 5 कितना होता है 32, 2 की पावर 6 कितना होता है 64, समझ गए। 2 की पावर 6 कितना होता है 64, इतनी बार समझ गए। 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3, तो 2 का गुणा करते जाओ 8, समझ गए। ऐसे 16 फिर 32 फिर 64, समझ गए। 2 की पावर 6 कितना होता है 64, 64 में से 1 गया कितना आया 63। अब देखना 63 इंटू 3 की पावर 2 कितना हो 9, 9 में से 1 गई 8, 8 बटे 3 माइनस 1 कितना हो 2 और 2 चौको 8, ठीक है। 63 गुणे 4 करोगे कितना आएगा 4 तिया 12 कि 2, 4 छंग 24 1 25, 252 आंसर सही आ जाएगा। 252 कौन सा आंसर है, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी के अलावा कोई सही नहीं हो सकता दोस्तों। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये फार्मूला आप ना थोड़ा पढ़ के जाइए। अगर फार्मूला थोड़ा पढ़ लोगे ना और आगे मुझे समय मिलेगा ना तो इस फार्मूले को भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, मैं बिना फार्मूले के पूरा सॉल्व करवा दूंगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, ये रहा आपके सामने लास्ट सवाल। जितने भी मैंने क्वेश्चन कराया ना बहुत ही अच्छे से समझ में आए होंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ जय हिंद दोस्तों।